नमस्कार, केबी एक्सप्रेस की स्पेशल सीरीज कोहिनूर में एक बार फिर आपका स्वागत। जी हाँ, हम आपको मिलवा रहे हैं उत्तराखंड के बहुत सारे कोहिनूर से जिन्होंने उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया और वो कहला रहे हैं हमारे उत्तराखंड के कोहिनूर। हमारे शो की आज की कोहिनूर है मोहिनी ध्यानी पटनी जी। आपने इन्हें बहुत सारे मंचों पर बिंदास स्टेटमेंट देते हुए सुना होगा, जिसके लिए जानी जाती है। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट वो देता है जिसने बहुत मेहनत की होती है और तब यहाँ तक पहुंचा होता है। मोहिनी जी ने अपनी करियर की शुरुआत की औसी की रात फिल्म से। रिसेंटली आपने इन्हें लिया ढूंगार फिल्म में देखा होगा। मोहिनी ध्यानी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने जिस दौर में एक्टिंग की शुरुआत की तो आसान नहीं था उस वक्त, स्पेशल एक उत्तराखंडी लड़की के लिए एक्टिंग में आना। तो कैसे हुई शुरुआत? क्या घर से कोई अपोज किया, आसानी से काम करने की इजाजत मिली? आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड के बारे में कि लड़कियों को इतनी आसानी से और जिस गांव में जिस जगह पे हम लोग पले बड़े हैं, जिस संस्कृति में हम लोग रहे हैं, तो इतना आसान नहीं था। लेकिन हाँ, हम लोगों ने कोशिश की। और मेरी तो जिस तरीके से शुरुआत हुई, तो मैं पहली बार जब मंच पे गई तो लड़का बन के गई। हाँ, क्योंकि लड़कियों के तो रोल ही मुश्किल है। हाँ। नहीं, छिपाने के लिए कि भाई ये मैं हूँ। हाँ। लेकिन फिर भी गांव वाले लोग थे, वो पहचान जाते थे। उन्होंने कहा ये तो उनकी लड़की है। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे चाचा जो है वो जिसको हिंदी में बिच्छू घास और हमारे यहाँ कंडारी बोलते हैं, वो लेके बैठे हुए थे। आज घर आने तो इसको बताऊंगा। और बहुत पिटाई हुई थी मेरी, बहुत पिटाई हुई थी। मतलब मैं 3 दिन तक, मेरी दादी ने और ये सब सरसों का तेल लगा लगा के मुझे, और मैंने कहा था नहीं करूंगी। फिर मैं स्कूल जाती थी, कैसे कैसे करके मैंने अपनी जर्नी को आगे किया। और कितनी मतलब उस टाइम में, अब तो बहुत फ्रीडम है। मतलब अगर उस टाइम पे होता है तो शायद था कि बहुत आगे निकल चुकी होती हूँ। लेकिन उस टाइम में कहीं जाने के लिए भी सोचना पड़ता था। अगर कहीं जा रहे हैं तो साथ में घर का भाई होता था, ताऊ जी होते थे या चाचा होते थे। मतलब हमको अकेले जाने की इजाजत नहीं थी। तो काम करना तो बहुत मुश्किल बात थी। और मतलब एक लड़की जब उसको बोलते थे अच्छा तू मतलब मंच पे जाएगी, डांस करेगी, और मतलब बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अगर डांस के लिए भी बोल दिया तो नहीं, अच्छा मतलब नाचेगी। मतलब इतने मत पूछो। गांव में तो जो बुजुर्ग लोग थे वो ऐसे देखते थे कि मतलब हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मतलब हमने कुछ अच्छा करके नहीं आए हैं, इतना बुरा काम करके आ गए कि अब हम गांव वालों को कैसे मुंह दिखाएंगे। मतलब सुबह ये होती थी तो हर गांव वाला ऐसे बैठ के देखता था। स्कूल जाते थे तो ऐसे देखते थे, पता नहीं हमने चोरी की होगी रात को या कुछ ऐसा काम किया होगा। थी मुश्किलें, लेकिन अभी भी ये अफसोस होता है कि आज भी उत्तराखंड के इंडस्ट्री में आज भी वही स्ट्रगल करना पड़ता। तब घर वालों के लिए, समाज के साथ में, अभी हमें अपने सिनेमा को आगे बढ़ाने में, और वो कंप्लीट कब होगा आप भी ये कहना तो दूर दूर तक ये भी नहीं कह सकते हैं कि कितने दिन में होगा, कब होगा, कैसे होगा। क्योंकि इस चीज को अभी आगे लाने के लिए ना सबको एक साथ आना पड़ेगा। जैसे बाकी रीजनल सिनेमा है बहुत जल्दी रिवाइव करके बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंडी सिनेमा में काम तो हो रहा है, बहुत स्लोली हो रहा है। अच्छा काम भी हो रहा है, एवरेज काम भी हो रहा है, लेकिन वो पहचान नहीं मिल रही जो बाकी रीजनल सिनेमा को। तो उसकी क्या वजह? उसकी सबसे बड़ी वजह मैं बताती हूँ। देखिए क्या होता है, जो आप चाहे आप भोजपुरी ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, आप पंजाब ले लीजिए, बॉलीवुड तो छोड़ दीजिए, तो बहुत दूर है। इन लोगों का, इनकी सरकार ने इनके लिए चैनल, इनको प्रमोट करने के चल रहे। वो लोग हैं, उनको पता है हमारे सीनियर जूनियर हमने क्या काम किया, क्या उनको एक पहचान मिली। हम लोगों को पहचान ही नहीं। हम कहाँ जाते हैं? सार्वजनिक जगह प्रोग्राम होते हैं। हाँ, तो अब आप वहाँ पे जाएंगे, अब वहाँ पे एक नेता भी होगा, मैं भी होंगी, एक सामाजिक कार्य। अब उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा। आप मुझे जानते हैं, मैं मोहिनी उत्तराखंड से हूँ, काम करती हूँ, यस। लेकिन अदर जो वहाँ पे बैठा होगा उसको परिचय देना, कौन है ये, क्यों आई थी मंच में, इनको क्यों बुलाया था, अच्छा अभिनेत्री है, काम करती है, कितने सालों से कर रही। फिर वो घर जाएगा बंदा, नेट पे ये जो भी होगा हमें सर्च करेगा, देखेगा। तो ये हमारे लिए ना बहुत ही मतलब एक, मैं स्ट्रगल भी नहीं कह सकती। स्ट्रगल हम उस चीज के पीछे करते हैं जिसका हमें पता होता है खत्म होगा। पर ये खत्म तब हो सकता है जब हम इंडस्ट्री वाले लोगों को एक साथ आना हो। चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे हीरो हो, सबको अपना
इतना एक मतलब कहते हैं कि ईगो तो खैर हम लोगों के अंदर है ही नहीं, कहाँ से ईगो करेंगे, क्योंकि ईगो करने का कोई रास्ता नहीं है अभी। लेकिन हाँ, जो भी हमारे मन में ये चलता है कि भाई हमको ये करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, तो हम सबको मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है कि जहाँ पे हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। उसके लिए आपको क्या लगता है, मतलब किस तरह की पहल हो या किस तरह का रास्ता है? देखिए, सबसे मेरा मानना, जो मैं इतने टाइम से देख रही हूँ और इतने सालों से जो मैं बॉलीवुड में अदर और जगह भी मैं भोजपुरी लोगों से भी मिलती हूँ, तो उनके जो फंक्शन, जैसे होली आती है, दिवाली आती है, न्यू ईयर आता है, वुमेंस डे, मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शन है कि जिसमें हम लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं या प्रोड्यूसर हैं, उनका एक कंपाउंड होना चाहिए जिसमें वो जाके मिले, एक दूसरे से पहचान बने, और उसको प्रेजेंट करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, एक चैनल होना चाहिए या रिपोर्टर आने चाहिए। हाँ, मतलब पेज 3 तरह की पार्टी हो या उस तरह के लोग, सिर्फ आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, ताकि लोग पहचान सके, हाँ ये मोहिनी ध्यानी है, ये हीरोइन है, इन्होंने इतना काम किया, ये हीरो है, ये डायरेक्टर है। अभी क्या हमें पहचान करवानी होके रह गए। यस, वो इसलिए क्योंकि हम जब भी मिलते हैं ना, किसी फंक्शन में मिलते हैं, वहाँ सारे होते हैं, वो आपको भी पता है मेरे सच्चा। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसके लिए ना, ये सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि हमें एक ऐसे पेज 3 टाइप का, जो आप कह रहे हो, एक ऐसा हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि जिसमें हम सब लोग मिले, हमारी बातें हो। जैसे बॉलीवुड में आज शाहरुख खान के घर पार्टी है, कल अनिल कपूर के घर है, तो वो एक कुछ इवेंट्स में, या करवा चौथ किसी फीमेल के यहाँ बनाया गया, तो हमारी रूटीन पता नहीं लगता ना किसी को, हम रूटीन में क्या करते हैं। मोहिनी ध्यानी इतने सालों से रूटीन में क्या करती है, वो न पब्लिक तक पता है, न शायद मेरे आसपास के लोगों को। हम जब मिलते हैं, हाँ क्या कर रहे हैं, हाँ भी ये कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा मस्त, ओके चलो बाय, इतना होता है। लेकिन इसके लिए फिर लोगों को भी जानने की इच्छा होती है, ये सब चीजें। मतलब वो चैनल नहीं मिल रहा जो प्रॉपर कलाकारों को प्रमोट करे। यस, वो भी नहीं मिल रहा, और शायद हम लोग भी कोई कोशिश नहीं कर रहे। मैं तो सच बोलती हूँ, हाँ, खुद से भी पहल कर रहे हैं। हम जब तक हम लोग पहल नहीं करते, कलाकारों को पहले यूनाइटेड होना, यस, तब हमारी इंडस्ट्री को जगह मिलेगी, तब फिल्में आएंगी, तो लोग देखेंगे। हम किसी को पब्लिक को हम दोष नहीं दे सकते हैं, पब्लिक देखना चाहती है, पब्लिक देखती है। जब मैंने प्रमोशन किया तो लोग देखने गए थे, देखने जाते हैं, और हमको ये भी बनाना चाहिए, चाहे फिल्म मैं बनाऊं, मैं उसकी हीरोइन हूँ, अदर कोई है, कोई और हीरो है, तो हम सबको, अभी क्या है, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी, हम सबको उसको प्रमोट करना चाहिए। ये नहीं कि भाई मेरी आई है, उसकी आई है, कौन है, नहीं। उस इंडस्ट्री को हमें अगर रनवे से आगे करना है, मतलब उड़ान भरवानी है, तो हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई कोई एक ही है तो भाई हाँ चलो आप जो कर रहे हो तो ठीक है, ऐसे नहीं, हम सबको ही एक साथ आना पड़ेगा, और उसके लिए हमको सबको एक माइंड रखना पड़ेगा। और वो ये माइंड होगा कि यस, हमने इंडस्ट्री खड़ी, मतलब हम लोग जब ना रहे या ना रहे, लेकिन आने वाले जनरेशन को ये वाला स्ट्रगल ना करना। ये तो अपनी कही कि खुद कलाकार जो पहल करे, सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए? देखिए, मैं सरकार को इसमें दोष भी नहीं दूंगी और शायद बोलूंगी। रीजन, कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज, चाहे हमारे घर की चीज, हम राशन तब लाते हैं जब हमें भूख लगती है, हमें खाना चाहिए होता है, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। अगर आपको भूख नहीं होगी तो आप खाना नहीं बनाओ। यही सरकार को हम इसलिए दोष नहीं दे सकते। अगर सरकार ने हमारे लिए कुछ कर भी दिया तो सरकार कितना टाइम हमारे लिए कर पाएगी, फंडिंग लगती, हर चीज लगती। लेकिन जब उनको एक उम्मीद जगेगी, उनको सरकार, मैं तो कहती हूँ सरकार से कि हमें आप टैक्स फ्री मत कीजिए, हमें आप कोई सब्सिडी मत दीजिए, लेकिन आप हमारे लिए वो सुविधाएं कीजिए कि जहाँ पे हम लोग 10 रुपए कमाए तो हम सरकार को 3 रुपए दें। हम देना चाहते, हम चाहते हैं हमारे यहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, हमारे राज्य की सरकार स्ट्रांग हो, हम देना। और मुझे लगता है इंडस्ट्री से उन्हें जितना बेनिफिट होगा शायद ही उन्हें किसी और बिजनेस से होगा। पर सरकार भी ध्यान इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि हम लोग उनको इतना प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमारी तरफ देखें, या वो हम सरकार, तो मैं इसलिए सरकार को इसलिए भी दोष नहीं देती हूँ। वो अपनी तरफ से करते हैं कि आपको लोकेशन, आपको सब्सिडी मिल जाएगी। सब्सिडी मिलती नहीं है, वो अलग मैटर है। हाँ, हम तक तो खैर पहुंचती नहीं है, मेरे तक तो आज तक कभी कोई बात नहीं पहुंची। वहाँ कब वो भी बन गया था, वो भंग भी हो गया, कोई आता पता नहीं है उसको, तो खैर। लेकिन फिर भी जो अपनी तरफ से सरकार कर सकती है करती है। लेकिन मेरा सरकार से भी ये कहना है कि सरकार को भी सब लोगों को बुला के एक बार पूछना चाहिए कि भाई आप लोग इंडस्ट्री, आप इतना पैसा लगाते हो,
कोई 20 लाख लगाता, कोई 40, कोई 50, कोई 1-1 करोड़ रुपए भी लगाते। तो सरकार को उनको बुला के एक बार उनकी मीटिंग रख के पूछना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो, मतलब आप कहाँ वीक हो रहे हो, हमारी इंडस्ट्री वीक कहाँ हो रही है। जैसे वहाँ फिल्म रिलीज, मतलब फिल्म लगने तक की दिक्कत होती है। लगने तो छोड़िए, आप बन जाती है फिल्म, उसके बाद अगर आप किसी को बोलते हो कि भाई अरे हमारी फिल्म को जरा लगाना है, तो वहाँ ऐसे बसते हैं कि जैसे कि भाई वही बात आ गई, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया फिल्म बनाने, मतलब कसम खा लेता है बंदा कि आज के बाद फिल्म नहीं बनाऊंगा। तो ये कितनी इंसल्ट की बात होती है। चलो हम लोग तो वहाँ के हम प्यार करते हैं इसलिए हैं, लेकिन जो बाहर से आने वाला व्यक्ति होता है, मुझे लगता है कि उसको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो बोले कि नहीं मुझे बार बार उत्तराखंड में काम करना है। कहाँ से हमें पहचान मिलेगी? कब तक मोहिनी ईरानी अपना प्रोडक्शन में फिल्म बना के हीरोइन बनेगी? हम भी चाहते हैं हमें बाहर काम मिले, पैसा मिले, क्योंकि हम नौकरी नहीं करते, हमारा काम ही यही है। पर लेकिन उसके लिए हम सबको, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सांस्कृतिक विभाग हो, चाहे वो अन्य कोई संस्थाएं हो जो इस चीज को चला रही हो, इन सबको आगे आना पड़ेगा और एकजुट हो। उस टाइम पे ये भूल जाओ कि मैं मोहिनी ईरानी हूँ, मेरे लिए क्या हो रहा है, तुम कौन, नहीं, हम ये काम सबके लिए कर रहे हैं, आने वाले जनरेशन के। तो शायद है, और इसीलिए फिल्म भी नहीं चलती, पब्लिक देखना चाहती, क्यों नहीं देखेगी? मुझे आज आप बताइए, नेट पे बहुत सारी चीजें आती है, वीडियो बनाते हैं छोटे छोटे लोग, करोड़ों में देखते हैं उसको, देखते ही है ना, क्योंकि उसको एक चीज मिली हुई है कि देखो, लेकिन हम लोग उस चीज को आगे बढ़ा नहीं पाते, तो क्या कर पाएंगे? तो अभी जो है हम लोगों को ही अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, सब चीज छोड़ के, मुझे जहाँ लगता है। और सरकार को तो इसके ऊपर सोच, जब उन्होंने मुझे आज तक सरकार से ये समझ में नहीं आता कि एक सांस्कृतिक विभाग खुला हुआ, लेकिन सांस्कृतिक विभाग का मुझे मैं सही बताऊं तो मुझे उसका वो समझ में नहीं आया। हम लोगों को तो ये भी मुझे सच में पता नहीं है कि सांस्कृतिक विभाग उन्होंने क्यों खोला। मंच पे प्रोग्राम होते हैं उसके लिए, या फिर क्योंकि हम लोग कभी नहीं गए सांस्कृतिक, ना हमें कभी सरकार ने ये बोला कि आओ आप लोग, सरकारी प्रोग्राम है या कुछ ऐसा है, आप लोग फिल्में बना। हमारा, आप सरकार से पूछ लीजिए, जितना भी नेता हुए हैं, मुख्यमंत्री, उनसे पूछो आपके यहाँ की हीरो हीरोइन डायरेक्टर कौन है जो आज की डेट में चल रहे, नहीं बता पाएंगे, मैं गारंटी दे दूँ। जैसे बॉलीवुड में या बाकी इंडस्ट्रीज में सीनियर आर्टिस्ट को वो रिस्पेक्ट मिलती है, उन्होंने इतने साल इस इंडस्ट्री को दिए, तो उनकी वो रिस्पेक्ट होती है। उत्तराखंड में कितनी रिस्पेक्ट, जैसे आप लोग यहाँ कितने सालों से हैं, या हेमंदा है या हिमानी शिवपुरी, हिमानी शिवपुरी, कितनी रिस्पेक्ट आप लोगों को मिलती है, और वो मतलब वो सीनियरिटी, वो लेवल उत्तराखंड में दिखता है। शायद इसका जवाब तो हेमंत पांडे जी, हिमानी शिवपुरी जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी और जितने भी सीनियर वहाँ पे कलाकार हैं, वो मेरे से बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि हमसे सीनियर हुआ है, हम मानते हैं, हमें पता है। लेकिन शायद हमको अगर वर्ल्ड में जाएंगे तो हमें उनकी पहचान करवानी पड़ेगी। हेमंत पांडे जी की और हिमानी शिवपुरी की इसलिए नहीं क्योंकि वो तो बॉलीवुड में ऑलरेडी काम कर रहे थे, उनकी है, लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए जो हमारे और कलाकार हैं, उनकी बलदेव राणा जी हो गए, तो इनकी हमें पहचान करवानी पड़ेगी। तो हम तक तो हम कहाँ से हो गए, हम हमारे बारे में तो शायद आप भी नहीं जानती होंगी इतना, तो हमें तो अभी अपने आप को, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे कि हमें अपनी पहचान करवानी पड़ती है। क्यों? ये हम ढूंढ नहीं पा रहे इस चीज को, या फिर हम करना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ कि आने वाला व्यक्ति भी अच्छा कलाकार बने, लेकिन उसकी पहचान हो। अगर वो कलाकार है, ऐसा नहीं कि भाई आपका मन किया, आपने शूटिंग कर ली, गाना डाल दिया, आप हीरो हीरोइन बन गए, आ गए मार्केट में, नहीं, ऐसा नहीं। आप उसको सिस्टम से लाइए। हम ये नहीं कह रहे, पब्लिक को भी चेंज चाहिए होता है, चेंज लोग चाहिए होते हैं, तब सीनियर जूनियर, जब हम कहीं पे जाते हैं, जब हमारे जो सीनियर होते हैं, हमें उनकी किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनकी किस तरीके से पहचान करवानी चाहिए, किस तरीके से पहचान होनी चाहिए, वो हमारे ऊपर भी लागू होता है कि भाई हम उनके बारे में कितना जानते हैं, हम उनको कैसे, किस तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, या वो हमें किस तरीके से ट्रीट कर। अब हम कोई हमें कहे तुम सीनियर हो, हमारे आगे कोई कलाकार आया, उसने बोला हम काम कर रहे हैं, तो हम जरूर उसको एडवाइस करेंगे अगर वो हमें बोलेगा तो। लेकिन अगर आया हुआ व्यक्ति हमें कहेगा कि हम सुपरस्टार है, तो फिर हमें कैसा लगेगा? हर व्यक्ति चुप हो जाएगा। भाई अगर नमक डाला और फिर नमक में नमक डाला तो नमक क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, फिर तो तेज हो जाएगा नमक। तो वो वाला किस्सा हमारे यहाँ के कलाकारों, सीनियर और जूनियर का तो
कमला जी कहीं भी कुछ नहीं। मैं कह नहीं रही हूँ, मुझसे बड़े बड़े सीनियर, आप बलदेव राणा जी को ले लीजिए, हमारी पैदाइश भी नहीं है, वो तब के कलाकार हैं, लेकिन आज भी हमें उनको पहचान दिलवानी पड़ती है कि ये हमारे यहाँ के नायक हैं, सुपरस्टार ये हैं। हमको नरेंद्र सिंह नेगी जी की पहचान देनी पड़ती है बाहर जाके कि देखो ये हमारे यहाँ के सिंगर है, मतलब वो हमारे मम्मी के उनके टाइम के सिंगर। तो सोचिए जब वो उनके हम लोगों ने उनको सीट नहीं दी तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। मैं तो खुद को भी गिनती हूँ उसमें, ये हम लोगों के अंदर कमी, और इस वजह से कभी हमें सरकार ने नहीं पहचाना। कई चीजें खुली, सरकार ने कलाकारों के लिए बहुत सारी स्कीम लाए, पहले भी आई थी कि ये करो वो करो, वो सब हमने कलाकार, कौन है कलाकार, किसके लिए किया, कौन से कलाकार के लिए किया, एक का नाम बता दो मुझे कि एक कलाकार के लिए हमने। मैं आपको 2015 या 16 में शायद राजेश जोशी जी जो हमारी फिल्म में विलेन का काम किया जिन्होंने, उनका एक्सीडेंट हो गया था गुरुद्वारा पे, तो उनका ट्रीटमेंट हुआ हॉस्पिटल में। तो उसके बाद उनको मतलब शिफ्ट हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप घर जाओ, तो उनका घर हरिद्वार में सॉरी, तो अब वो हरिद्वार से डेली आ नहीं सकती थी, और नर्स उनके पास अब उनको इतना अफोर्ड पैसा नहीं कर पा रहे थे कि हॉस्पिटल में रह पाए, तो उन्होंने एक गेस्ट हाउस लिया और उसमें रहने। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे साथ में प्रदीप भंडारी जी थे, कांता प्रसाद जी थे, 2-3 लोग और थे। आप उनसे पूछना, वो ऐसे गेस्ट हाउस में, और उनके ब्रेन में लगा हुआ था चोट, वो ऐसे गेस्ट हाउस में थे कि मतलब जहाँ का पंखा भी ऐसा चल रहा था, मतलब वहाँ आदमी अगर जिंदा है ना तो वो मर सकता इन्फेक्शन से। इतना बुरा लगा। सोचो वो राजेश जोशी जी जिनको बच्चा बच्चा जानता, हमें लोग कम जानते होंगे, मैं ये गारंटी देती हूँ, लेकिन जब उनको प्रॉब्लम आई तो उनकी ये जाते सब लोग थे, फोटो खिंचवाते थे, आ जाते थे, फेसबुक पे डाल देते। अगर यही हमारी सरकार देखती, यही हमारी सरकार के बंदे को उठ के जाना चाहिए था, सांस्कृतिक विभाग के बंदे को जाना चाहिए था। इतने सालों से सांस्कृतिक विभाग में पैसा है, आप एक बंदे पे अगर 10 लाख रुपए लगा भी देते तो क्या फर्क पड़ता। वो कलाकार है, उसने आपकी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाया, इतना हक बनता है उसका, हक है उसका। मैंने उसी टाइम फिर अपना उनको होटल में शिफ्ट किया। मैंने कहा आप चलो कोई बात नहीं है, हम सब मिलजुल के ही कर लेंगे। जब मैंने उनको होटल में शिफ्ट कर दिया तो सारे लोग आ गए, फिर वहाँ सस्ता वाले भी आ गए, फिर वहाँ और लोग भी आ गए, फिर वो कलाकार हो गए, फिर वो जोशी जी, राजेश जोशी जी को आज हम दे, आज फलाने ने ये किया, आज अल्लाह ने ये, लेकिन तब तक कोई नहीं आया जब तक वो बंदा एक गेस्ट हाउस में उस पंखे के नीचे इन्फेक्शन का मतलब वेट कर रहा था कि मुझे होगा और मैं मर जाऊंगा। तो ये हमारे यहाँ पे सरकार की चूक है कि आपने किसी भी कलाकार, सांस्कृतिक विभाग है ना, ये ध्यान उनको रखना चाहिए। ये मुझे लगता है कि सांस्कृतिक जो विभाग का जो मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है कि अगर हमारे कलाकार पे, हमारे लोगों पे, चाहे वो कोई भी, उन पे प्रॉब्लम आई तो उनके लोगों को देखने जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भाई हो सकता है कि एक दिन में आपको 5 कलाकारों को ट्रीट करना पड़े, तो जरूरी नहीं है कि इतना फंड हो या कुछ, मैं वो नहीं कहती। एटलीस्ट आप उस व्यक्ति का ध्यान तो रख सकते हैं। जैसे अपने संस्कृति विभाग की बात की, उत्तराखंड के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर आउटसाइडर, हम आउटसाइडर ही कह सकते हैं कि प्रॉपर उत्तराखंडी क्यों नहीं बनता और क्यों बाहर से स्टार ढूंढे जाते। तो यहाँ पर कभी इस चीज को लेकर किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया? किया होगा, अपने लिए किया होगा सबने, किसी के लिए तो कोई करेगा ना। मेरे लिए तो कोई जाएगा नहीं, मोहिनी जानी को बना दो, देखो सर टूरिज्म इतना बढ़ेगा, उसको तो पता है सब चीज के बारे में। मेरे बारे में तो नहीं बोलेगा, तुषा के बारे में या बलदेव राणा जी के बारे में या नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में, इनके बारे में तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हम उनके बीच के लोग हैं। वो हमारे साथ सेल्फी खिंचवा के उनको शायद शर्म आएगी कि देखो हमारी उत्तराखंड के हीरोइन, हमारे एम्बेसडर या कोई उनको बाहर के लोग चाहिए होंगे। मैं सरकार को भी शायद वही चीज पसंद होगी, उनको हम पसंद नहीं होंगे। लेकिन जब संस्कृति की बात आएगी तब हमारे ऊपर ठेकरा फुटेगा। अगर हमने कुछ कपड़ा ऐसा पहन लिया, हमने गाने में कुछ ऐसा कर दिया, हाँ देखो देखो इसने संस्कृति का नाश, वो हमारे ऊपर फूटेगा। लेकिन जब काम की बारी आएगी, ना कोई सरकार से बोलेगा, ना कोई व्यक्ति बोलेगा, ना कोई संस्थाएं बोलेंगी, ना कोई आवाज उठेगी कि इन लोगों को बनाओ। हाँ वैसी आवाज उठाएगी कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, झंडा आगे ले, किसको बनाओ? क्यों? आप
एक बॉलीवुड से एक व्यक्ति को बुलाते हैं जो बाहर का अदर होता है, जिसने उत्तराखंड के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसको शायद जरूरत भी नहीं है उस चीज की। आप 5 आर्टिस्ट वहीं के करो ना, उनको थोड़ा थोड़ा पेमेंट करो, देखो आपका टूरिज्म कैसे बढ़ाएंगे। मैं कहती हूँ मुझे दे दो 1 साल के लिए, फिर देखो उत्तराखंड का कलर ही बदल दूंगी, मैं तो इतनी गारंटी भी देती हूँ। लेकिन आप इतना बड़ा दिल तो करो। आपको तो ये लग जाता कि मोहिनी जानी को अरे बाप रे अब तो सरकार ये खा जाएगी सब कुछ। अरे ऐसे क्यों सोचते हो बाबा? हर इंसान को अपने, आप बांग्लादेश में चले जाइए, वहाँ के कलाकार वहीं के, आप गुजरात में चले जाइए, आप कहीं आप रखो। हम ये नहीं कहते चलो आपको बढ़ावा देना प्रदेश को, आप रखो, लेकिन उनके साथ हमें भी तो रखो। हम भी तो काम कर रहे हैं, किसी उम्मीद से कर रहे हैं। मैंने इतनी बड़ी कंपनी खोली, मैंने उत्तराखंड में ही क्यों खोली? मैं हिंदी बना सकती थी, क्यों नहीं बना सकती थी? जब मैं उत्तराखंड में इतना पैसा लगा सकती हूँ, मैं हिंदी में क्यों नहीं लगा सकती? लेकिन इसलिए क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा घर है और हर आदमी अपने घर में सेफ होता है, लेकिन हम तो अपने ही घर में अनसेफ हैं। कहाँ जाए? आप एक आर्टिस्ट है, प्रोड्यूसर, एक फिल्म बनाने के लिए उत्तराखंड में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? ये पूछो क्या दिक्कत नहीं आती। वो तो तब पूछेंगे ना हमें जब हमें कोई सुविधा मिलती होगी, हम बताएंगे कि हमें ये दिक्कत है। दिक्कत ही दिक्कत है शुरू से लेकर लास्ट तक। हम लोग, चलो हम मुंबई में रहते हैं, हम मुंबई से जाते हैं, हमें गाड़ियां खुद अरेंज करनी पड़ती है, हमें हर चीज अपने आप करनी पड़ती है। अगर हम कहीं पे शूटिंग कर रहे हैं तो हमें वो भी, अच्छा हम लोग इतना हम इतने या डरे हुए कह लो, या फिर हम इतने अपने सत्यवाद होते हैं अपनी चीज के बारे में कि हम एक एक चीज उन लोगों को बताते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, हमें परमिशन दे दो, जो कि अगर देखा जाए तो हमें नहीं जरूरत हो। अगर सरकार छूट दे देगी भाई करो आप, लेकिन गलत कुछ ऐसा मत करना उसमें। हाँ अगर कुछ गलत हो गया तो वो तो पूरा हमारे ऊपर आ जाएगा। मोहिनी जानी ने या अदर किसी ने, गढ़वाली ने ऐसा किया तो उसको नोटिस चिपका देंगे उसके घर के आगे। लेकिन अगर हमें कोई सुविधा देने की बारी आएगी तो हमें कुछ नहीं मिलता, और वहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत है। देखो हमारे पास इतना फंड होता नहीं, सीधी सच्ची बात है। एक आदमी होता 50 लाख की फिल्म बनाता है, 50 लाख रुपए में उसको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इतनी बड़ी टीम होती है, फिल्म होती है, उसको फिर सबसे बड़ा जो एक बोलते हैं ना कि भाई शेर तो घर में लिया है, अब वो बड़ा हो रहा है, उसे खिलाएंगे क्या? वो वाली परेशानी हमारे लिए रिलीज के टाइम में हो जाती है। अगर सरकार वहाँ पे एक ऐसा बना दे जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने किया है कि भाई मराठी पिक्चर जब भी रिलीज होती है पहले उसको हॉल मिलता है। अब हमारे जो हम लोगों की मूवी रिलीज होती है उसकी टिकट मुश्किल से 200, 100 रुपए, 50 रुपए ऐसा होता है। अब हॉल वाला हमसे क्या मांगता है? 1 लाख रुपए। अब हमारी कमाई नहीं होती, हमें उल्टा जेब से देना पड़ता है। और जो लोग ये कहते हैं हमारी फिल्म सुपर हिट हुई है, हमने कमाया, वो झूठ बोलते हैं। मैं साफ बोल रही हूँ, यहाँ पे उनको बुरा लगे तो लग जाए। कोई कमा के नहीं निकलता। अगर आदमी ने 10 रुपए खर्चा किए तो 12 रुपए से 2 रुपए अपनी जेब से भरने पड़ते हैं। इसकी प्रत्यक्ष मैं गवाह हूँ, मेरे पास एक बिल पड़ा है। जब आपकी फिल्म रिलीज आई तो किस तरह की दिक्कतें आई और किस तरह दिक्कतें? मैं पहली हीरोइन हूँ उत्तराखंड की, मैं पहली ऐसी आर्टिस्ट हूँ जो मंच में गई, सड़क पे उतरी। अब मुझे कोई सरकार है, कोई विभाग कहेगा कि आपने तो प्रमोशन ही नहीं। मेरे पास जो जरिया है मेरे पास नहीं है भाई। मैं चैनलों को 20 लाख रुपए नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वो मैंने कमाया ही नहीं फिल्म से, मेरे को कमाई नहीं आ रही। आएगी तो मैं दूंगी, खुशी से दूंगी। नेशनल लेवल पे हमको लेते नहीं, नेशनल चैनल वाले हमको बिठाते भी नहीं, तो कहाँ जाएंगे आप? सड़कों पे उतरी, मंचों पे गई, लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के सब वो काम किया। वो मैं पहली अभिनेत्री हूँ उत्तराखंड की जो मंचों में जाके बोल के मैंने शुरू किया। अब लोग जाते, और उन मंचों में भी मुझे लड़ के अपने ही लोगों से लड़ के जाना पड़ता था। नहीं टाइम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो प्रोग्राम ही है। मतलब आपको अपनी फिल्म की बात कहने के लिए भी यस, क्योंकि एक किसी व्यक्ति ने एक मंच सजाया, उसने अपने लिए सजाया। उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अभी शायद जब ये इंटरव्यू मेरा आएगा आपके चैनल पे, कई लोग उसके बाद झंडे लेके बाहर जरूर आएंगे, क्योंकि उनको आदत है उस चीज की, उनको वही चाहिए होता है, उनको काम की बात नहीं चाहिए। उत्तराखंड की जो अब बात में करूँ तो अपने ही घर की शादी, ये प्रोग्राम जो उन्होंने अपने घर की शादी बना दी कि भाई दूल्हा मेरे घर का है, घोड़ी में भी हमारे घर का व्यक्ति बैठेगा, सार्वजनिक नहीं रह गया।
प्रोग्राम उसे कहते हैं जो सार्वजनिक होता है। हम वहाँ पे जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लोग सुनते हैं उसको। हम कहाँ बोलने जाएं? अगर हम वहाँ पे बोलने के लिए जाते हैं तो वो हमें या वो हम घंटों बैठी हूँ मैं, कई जगह मेरे साथ में ऐसा हुआ, बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो घूंट भी पिया, पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता था और तब हमें मंच में बुलाते थे। अब किसको बोलेंगे हम लोग, तो पब्लिक तो चली गई। प्रमोशन का मतलब होता है कि आप कहीं पे गए हो तो आपको उन्होंने बोला कि आप आइए मंच पे, जब तक पब्लिक आती है। अब जब पब्लिक चली गई तो हम मंच पे क्या बोले, किसको बोलेंगे आप मूवी देखने जाओ, और कौन जाएगा? तो ना हम पब्लिक को दो, हम तो मैं तो उन लोगों से भी बोल रही हूँ कि अगर आप वाकई में काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको समाज का सोच कर करना चाहिए। आपको अपने घर के जैसा नहीं लेना चाहिए उसको। कोई भी, अब आपका ये प्रोग्राम है, ये आपका ऑल उन लोगों के लिए बात पहुंचाने के लिए। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं तो ये घर में ही देखूंगी, ये मेरा ही है, मैं ही दिखूंगी, सामने से आवाज आएगी, मोहिनी ध्यानी की आवाज आएगी, बस फेस मेरा आना चाहिए, तो आप कितना चलाएंगी? मोहिनी ध्यानी एक बार आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, चौथी बार 5वीं बार नहीं आएगी, क्योंकि हमारा काम ही यही है और हमारे काम से हमें भटकाया जाता है। और हमारे यहाँ के जितने भी कलाकार है ना, उनको सबको भटकाया जाता है और वो बेचारे भटक रहे, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर। हमारे बिजनेस में जो है वो सभी मतलब किसी एक ही व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ हो रहा। और जब स्टार्ट करता है ना व्यक्ति, तो वो सोचता है मैं दुनिया जीत लूंगा, लेकिन जब वो कर लेता है ना, तो आपने भी देखा होगा कई लोग हार जाते हैं। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है कि जो हारेंगे। कोई बात नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो सरकार हमारे बारे में, कभी तो नींद टूटेगी उनकी कि कोई है जो हमें वोट देते हैं, हमें हमारी तरफ देखते हैं कि हमें उनको हमारे लिए कुछ करना चाहिए। और देखिए हमारी उम्मीद भी वही है। तो अब मुझे लगता है कि अब सरकार को हमारे लिए सोचना चाहिए, अब, क्योंकि अब वो टाइम आ गया कि हम किसी की तरफ नहीं देख सकते, उन्हीं की तरफ। तो अब ये सरकार को, जैसे सरकार कोई योजना लेके आती है या कोई उनको नेशनल लेवल पे बात करनी चाहिए, जो हमारे यहाँ के कलाकार है, चाहे हमारी एड है, टूरिज्म है, उसका जितनी भी चीजें वो हम लोगों से करवानी चाहिए, जितने भी वहाँ पे कलाकार हैं सब लोगों से। तो उससे क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आगे काम करेंगे और उनको सीरियसली होके ये काम, और हम लोगों को भी एक होना पड़ेगा, मेन लोगों। जैसे आपने कहा कि दिक्कतें आती है बहुत सारी फिल्म बनाने, तो कोई क्यों गट्स करे वहाँ फिल्म बनाने का? मतलब क्या हो सकता है या क्या पॉसिबिलिटीज दिखती हैं कि अगर ऐसा हो तो कोई आराम से फिल्म बना ले? देखिए, फिल्म बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, मैंने बनाई और आगे भी बनाऊंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बनाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। फिल्म बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम वहाँ पे ये है, एक तो वहाँ के लोगों को जगा, हमारे यहाँ के लोग अभी जागे नहीं, वो जगते हैं फिर सो जाते हैं, वो नहीं, वहाँ के लोगों को जगना पड़ेगा। एक वहाँ की सरकार को सबको बुला के, जो बनाते हैं फिल्म या जिनको उनको लगता है कि भाई साल में 1 फिल्म 2 फिल्म बिजनेस दे सकते हैं मार्केट में, उनको पूछना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। उनकी समस्या, हाँ, कि आपको मेन कहाँ पे देखिए, हम शूटिंग भी कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज करके, हम शूटिंग की जगह पे भी अपना सारा मतलब जो भी हमें करना होता है मुसीबत तो सब कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, हमें आता है मैनेज करना, क्योंकि हम कलाकार, हमें ये सब चीजें। लेकिन जब हमारा आता है रिलीज का, हमें तब के लिए एक जगह नहीं, सरकार उस जगह को हमारी तय करे, या तो सरकार 2-3 थिएटर ऐसे बनाए, राज्य में बनाए, भाई देहरादून में बनाए, एक दिल्ली सरकार से बात करके दिल्ली में बनाए, एक मुंबई में ऐसे जगह, चाहे कॉन्ट्रैक्ट या डिस्ट्रीब्यूटरों से बात करें कि भाई हमारी जो रीजनल फिल्म है वो जब भी आएंगे आपको हॉल देना पड़ेगा और उसी रेट पे देना पड़ेगा जो आप अदर देते हो। तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को उठने में कोई नहीं रोक सकता, मैं ये लिख कर देती हूँ, और उसका बेनिफिट पूरा सरकार को हो। मुझे, क्योंकि लोग आते हैं देखने के लिए, लेकिन जगह भी तो होनी चाहिए। अब ये नहीं ना, अब मुझे 1 हफ्ते के लिए हॉल मिलेगा तो आज नहीं जाएंगे आप मूवी देखने, 2 दिन बाद जाएंगे, माउथ पब्लिसिटी होती है। तो ये सरकार को ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ उत्तराखंड में ही हमारे लिए हॉल की व्यवस्था करनी चाहिए, वहां की सरकार को हमारे सिनेमा के लिए हर जगह की सरकार से बात करनी चाहिए कि भाई ऐसा हम लोगों की फिल्में आती है, रीजनल फिल्में, अब जैसे भोजपुरी होती है, साउथ की होती है, तो यहाँ लगती है ना, तो वो लोग भी कांटेक्ट, भाई कलाकार और डायरेक्टर प्रोड्यूसर थोड़ी नहीं आते होंगे, उनकी सरकारें उनसे, तो हमारे यहाँ की सरकार को भी ऐसा ही कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, चाहे वो मुंबई में हो, जितनी भी जगह जहाँ स्टेट है वहाँ पे, और हॉल अवेलेबल करवाने चाहिए।
कि भाई जब हमारी फिल्में आती हैं तो 1 हफ्ते के लिए हमारी रीजनल फिल्मों को वहाँ की सरकार उनके टैक्स पे, जो उनके यहाँ पे लगता है, जो भी है डिस्ट्रीब्यूटर जो वहाँ का बड़ा होगा उनसे बात करके तब जाके हम ग्रोथ करेंगे। अगर कोई ये कहता है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ और मैं उत्तराखंड में ही कमा लूंगा पैसे या मुंबई दिल्ली में कमा, ये सब झूठ है, ये ख्वाब है। और मैं तो यही कहूंगी कि कोई भी इस ख्वाब में मत फंसना, अपना पैसा खराब मत करना, ये मैं कह रही हूँ। कोई भी कलाकार जब अपनी जर्नी शुरू करता है तो वहाँ पर बहुत छोटी छोटी स्टोरीज छुपी होती है। जब आपने करियर शुरू किया तो कैसी हुई शुरुआत और किस किस तरह की स्टोरीज बनी? मेरी स्टोरी वैसे तो जैसे कि काम लड़की की होती है, लेकिन उसके बाद तो बहुत खास होती है। जब मैं छोटी सी थी तो मुझे आज भी याद है कि हमारे गांव में रामलीला हुआ करती थी और मैं अपनी दादी के साथ जाया करती थी। तो मैं इसलिए नहीं जाती थी कि मुझे रामलीला देखनी, मैं इसलिए जाती थी कि जो उसमें बीच बीच में नाटक करते थे या गाना डांस करते थे तो मुझे बहुत रुचि होती थी उसमें। तो मैं कुछ भी काम कर लेती थी उन दिनों। तो घर वाले भी कहते थे अरे आजकल तो बहुत काम कर रही है, मतलब देखो कितनी मेहनत कर रही, लेकिन उनको पता नहीं होता था मैं क्या देखने जाती हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारे मतलब मेरे मामा जी हैं, वो हारमोनियम बजाते थे मंच पे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे डांस करना है। तो उन्होंने कहा है तो कैसे करोगी डांस? मैं घर वाले मेरे को बोलेंगे, अब मामा थे तो उनका अटैचमेंट भांजी से थोड़ा प्यार का था। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें लड़का बनाऊंगा, तुम लड़का बन के डांस करो। मैं तैयार हो गई क्योंकि मुझे मंच पे जाना था, मुझे बहुत शौक था कि पब्लिक मुझे देखे और मेरे काम को देखे, मतलब एक जैसे अंदर से होता है एक बच्चे का। तो मैंने डांस किया, फिर भी मुझे मेरे गांव के लोग पहचान गए। उन्होंने मेरी शिकायत लगाई, मार खाई खूब, आज से नहीं करूंगी, बंद हो गया। उसके बाद कुछ दिन बाद हमारे स्कूल में मुझे आज भी याद है कि सहारनपुर से एक टीम आई थी। तो वो लोग जैसे नुक्कड़ नाटक होते थे उस टाइम पे ना, तो नुक्कड़ करने आए थे वो लोग। तो वो हमारे स्कूल में आए। तो उन्होंने कहा कि भाई जो बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत एक्टिंग बोलना आता है तो वो आ जाओ। तो उस टाइम पे डिक्शन जो था वो हमारा बहुत प्रॉब्लम है, पहाड़ियों का शौक और सौ बोलेंगे, तो ये बहुत प्रॉब्लम था। तो हमारे प्रिंसिपल सर ने बोला, उन्होंने कहा देखो आप बच्चों को छांट लो, लेकिन इन बच्चों का थोड़ा सा डिक्शन हिंदी का प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं अपने आप में, मुझे एक बच्चे के अंदर होता है ना, तो मैंने कहा सर मेरा हिंदी, कह रहे नहीं तुम भी तो, तुम्हारा भी हिंदी ठीक नहीं है। तो मैं बड़ा मतलब उदास हो गई और मैंने कहा अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो हमारे एक पीटीआई मास्टर थे, मुझे आज भी याद है गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि मोहिनी क्या हो गया, चुप क्यों बैठी हो, आज नहीं करना पीटी। तो मैंने कहा सर मुझे ना वो नाटक वाले आए उसमें कि नहीं तुम्हारे घर वाले हमें स्कूल में पे शिकायत लेकर। मैंने कहा सर ने कहा कि मेरा हिंदी अच्छा नहीं, तो आप बात करो नहीं की। तो उन्होंने कि भाई एक बच्चे के, क्योंकि मैं अपने स्कूल में हर चीज में फर्स्ट आया, तो उन्होंने सोचा गेम नहीं खेलेगी, ये नहीं खेलेगी अगर मैं इसकी बात नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, अगर हो गया तो, लेकिन तुम जिद नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है, ये बात हुई। तो उन्होंने मेरी बात की। तो नुक्कड़ वालों ने मुझे, मेरा डिक्शन में प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कर। तो मैं रात भर शादी मुझे आज भी विशेषण शादी शाम ये बोलते बोलते ना, तो मेरी मम्मी कह रही इसको क्या हो गया, भूत तो गांव में जैसे बोलता है कि भूत तो नीचे पड़ गया था, इसकी पूजा वूजा कुछ करवाओ। तो मैं सब लोग घर में टेंशन में हो गए कि नाले वाले वो आई है, इसको कुछ लग वग तो नहीं गया। सारे लोग मुझे हैरानी से देख, लेकिन उनको क्या पता मैं क्या तैयारी। दूसरे दिन हमारी नुक्कड़ की तैयारी हुई, तो उन्होंने कहा कि आपको ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। अब मैं लाई तो थी नहीं, तो मेरा मामा कोट जो है, मैं जहाँ मैं पढ़ती थी स्कूल के बिल्कुल पास में था। तो मेरे मामा की लड़कियां सब वहीं पढ़ती थी। तो मैंने उनको बोला भाई अपना कोई सूट वूट लेके आ। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देंगे, अगर हमारा सूट पहन के तो हमें पिटाई होगी कि हमने तेरा साथ दिया। तो पढ़े तो मेरी 2-3 सहेलियां थी मेरे स्कूल, तो उसने कहा चल हमारे सूट पहन ले। तो मैंने उनका सूट पहनकर नुक्कड़ कर तो दिया। अब किस्मत अच्छी थी या बुरी है पता नहीं, मेरे पूरे घर वाले उस नुक्कड़ को देखने। गांव में कभी ना कभी ये चीजें होती तो पूरा गांव आता देखने, अरे क्या हो रहा है, नुक्कड़ हो रहा है, नुक्कड़ हो रहा है नुक्कड़ हो रहा था। उस टाइम तो किसी ने कुछ नहीं बोला। और मेरे बड़े ताऊजी थे, मुझे आज भी याद है, और मेरे चाचा वो चुपचाप चले गए थे। मतलब उनको बहुत शर्म आ रही थी कि हमारी लड़की जो है वो मार्केट में नाटक कर रही है, मतलब ये कर रही है। आप यकीन नहीं करोगे, जो गाय बांधने वाले गाँव में होते हैं, ओबरे जिसको बोलते हैं, एक हाथ मेरा इधर बांधा था, एक हाथ इधर। ओह माय गॉड। और पूरी रात मुझे बांध के रखा था, पूरी रात। और मेरी दादी बेचारी, मुझे आज भी याद है, बहुत प्यार करती थी मुझे, खंडा बोलती थी प्यार से मुझे। तो मेरी दादी 3-4 बार खाना लेके, लेकिन मेरा चाचा जो था और मेरे एक छोटे दादाजी, वो मतलब छज्जा होता है ना गाँव का, वहीं पे बैठे हुए थे, क्योंकि बांधा हुआ था तो टेंशन उनको भी हो रही थी। बच्चा तो थी मैं, लेकिन सजा देना भी जरूरी।
बंद। तो मेरे दूसरे दिन मेरे पेपर थे, मेरे पूरे हाथ सूज गए थे, मेरे को पूरी रात खाना नहीं दिया। उन्हें सिर्फ मेरे को पेपर देने के लिए सुबह उन्होंने खोला और कहा जाओ पेपर तो देना है, इसका पेपर है। तो साथ में गांव के हमारे भाई लगते थे, उनको साथ में भेज दे के इधर उधर जाएगी तो हमें बताना। पर कहते हैं ना कि अंदर जब आपकी चाह होती है ना तो उसको कोई रोक नहीं पाता। फिर उसके बाद मैंने पेपर मेरे को उन्होंने बोला कि देखो तुमने गलत किया, तुम्हारे घर हम बोल भी नहीं सकते, तुम्हारी फैमिली वो हमें भी डांट रहे थे, क्यों भेजा तुमने। उसके बाद उन नुक्कड़ वालों में से एक लखनऊ के थे, जो उसके डायरेक्टर थे, जो डायरेक्शन उसका दे रहे थे। तो मुझे पता नहीं था उस टाइम में, फोन नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता, कुछ बिल्कुल मतलब बोलते हैं कि एक अंधे कुएं में कूद गए तो कूद गए, डूब जाएंगे, ठीक है पार। तो जैसे जब वो लोग गए वहाँ पे, जो उन्होंने वो नुक्कड़ उस टाइम पे शूटिंग करके ले गए थे, वहाँ पे दिखाया लोगों को, तो उन्होंने कहा ये लड़की कौन है। तो उन्होंने कहा कि वहीं की है, लोकल लड़की है, स्कूल में पढ़ती है ये अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इनको प्राइज कुछ देंगे, उनके स्कूल में जाएंगे, उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो जब स्कूल में आए तो मैंने कहा अरे अब तो, मैंने कहा सर मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे घर वाले बहुत मतलब गुस्सा करेंगे मेरे। तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको इनाम सम्मान देने आए, इनाम दे। तब मुझे कुछ मतलब पता नहीं था कि सम्मान क्या होता है, इनाम क्या होता है, मेरे लिए खेल था वो एक तरीके का। तो उन्होंने पूरे स्कूल के सामने, तो गांव में और जगह ये पता लग गया कि भाई वो इनको ऐसे किया। तो अब लोग अपने बच्चों को मुझसे दूर रहने के लिए बोलते थे, मतलब वो उसको गलत मान रहे थे कि बाहर से कोई आया, उसने मुझे सम्मान दिया, वो दिया, तो उनको ये लग रहा था ये गलत लड़की है। तो सब मेरी सहेली वेली बोलती थी, मेरे अब बचपना था, वो बोल देती थी सर मेरी मम्मी ने तेरे साथ में रहने को मना किया, या तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मैं घर में रोई, तो मेरी मम्मी ने कहा क्यों किया तूने ऐसा। और मेरे पापा नहीं थे उस टाइम में, पापा नहीं थे इस दुनिया में। तो मम्मी ने कहा कि तेरे पापा नहीं है इसलिए भी, भाई नहीं है घर में कोई जिम्मेदार, तूने ऐसा क्यों किया। मेरी मम्मी भी रोने लग गई, मतलब बहुत बुरा बोला मुझे। सब लड़कियों ने मेरा साथ छोड़ दिया, सब ने। अब कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि मेरी छोटी वाली मासी जो है वो आई दिल्ली से, और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ मत रहो, क्योंकि मैं स्कूल में भी ना मैं बहुत टॉर्चर होने लगी थी। बच्चा दिमाग होता है ना कि सब उससे दूर रहना, बात नहीं करना, मतलब जो काम आपने नहीं किया वो आपके ऊपर थोप जाना। इसी के बीच में आपको बहुत इंटरेस्ट है, मेरी सगाई भी हो चुकी थी, वो सगाई भी टूटी। ओह माय गॉड। यस, क्योंकि आपने क्योंकि मैंने, हाँ, और वो लोग मुझे इनाम देने आए बस, तो सब लोगों ने मेरे को गंदा समझ लिया उसमें कि भी ये गलत लड़की। गांव में जैसे गांव का सोचो इतना गंदा, मतलब इतना समाज जो होता है वो कुछ नहीं सोचता है, जब उसको फैसले लेने होते हैं अपने, वो पूछता भी नहीं है सामने। तो फिर उन्होंने, तो मेरी माँ को भी ये लगा, मैंने कहा मैं स्कूल में गई ही नहीं, मैंने जाना ही बंद कर दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता था यार कि मेरी सही फ्रेंड मेरे से बात नहीं करती है, कोई मेरे से बात नहीं करता, मतलब बुरा लगता था। बच्चा दिमाग और दिल था, इतनी सोच समझ नहीं थी कि अगर नहीं भी कर रहे हैं छोड़ो ना, लेकिन लगता था बुरा। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरी मम्मी ने फैसला किया कि हम दिल्ली चले जाए। हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए। तो शिफ्ट होने के बाद मैंने कुछ दिन, अच्छा मेरी वही 2 चोटी, और मुझे आज भी याद है मेरे प्लास्टिक के गुलाबी रंग के चप्पल मेरे पैरों में, हाँ सच में मुझे आज भी याद है, और टिफिन मेरे हाथ में, और मैं बस से गिर भी गई थी क्योंकि फेसेस करके कैसे उतरना मुझे पता नहीं, मैं पीछे देखे गिर गई थी दिल्ली। पर दिल्ली में भी वही धुन थी, अब तो मुझे बनना है क्योंकि अब मैं ऐसी जगह। तो एक दिन हमारे जहाँ हम रहते थे वहाँ पे प्रोग्राम हुआ गढ़वाली। तो मैंने कहा अरे तो मेरी मम्मी समझ गई थी, मेरी मम्मी ने कहा तू नहीं जाएगी इस प्रोग्राम में, कहीं भी देखने भी नहीं जाएगी। मैं कहा नहीं मम्मी देखने जाए। तो जिनके घर में हम रहते थे उन्होंने मेरी मम्मी को धर्म बहन बना दिया था, सरदार जी थे, तो उनकी बेटी थी वो मेरे साथ की थी सोनिया। तो उसने कहा चलना मैं लेके चलती हूँ, नहीं आंटी को पता नहीं लगेगा। तो मैं गई वहाँ। तो उन्होंने जैसे बोला तो कहा कि भाई वो गाना तब बहुत चलता था, नई नई ब्यूज। तो उन्होंने कहा किसी को आता है तो आओ हिस्सा लेने। तो मेरे से रुका नहीं गया, मैं मंच पे चढ़ के डांस कर लिया। तो वो संस्था वालों ने मुझे देख लिया, उन्होंने कहा अरे तुम उत्तराखंड कहाँ से हो। मैंने कहा जी मैं देख वहाँ से उत्तराखंड, राणाकोट मेरा गाँव है, पौड़ी गढ़वाल से। तुम्हें गढ़वाली, मैंने कहा मेरी गढ़वाली तो बहुत अच्छी है, मुझे बोल लिया कि हमारे एक नाटक हो रहा है तुम काम करोगे इसमें। मैंने कहा हाँ। अब हाँ तो बोल दिया, लेकिन मेरी मम्मी ने उसी टाइम मेरे को जॉब लगाया था नया नया, और टेलीफोन ऑपरेटर का मैं कोर्स भी कर रही थी। तो अब मेरी 7 बजे तक मतलब डेड थी कि मेरे को डेडलाइन थी घर पे पहुंचना है, मतलब 7 बजे तेरे को घर पे होना है, किसी भी हालत में बस मिले नहीं मिले घर आ जाना 7 बजे। अब रिहर्सल होती थी 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक।
गोविंदपुरी में होती थी, मुझे आज भी याद। तो एक दिन मैं रिहर्सल में लेट हो गई, मतलब 9 बज गए मुझे। तो जो अंकल जी थे वो मुझे छोड़ने, उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ के आ जाता हूँ। मेरी मम्मी ने कहा कि तू यहाँ भी है, मतलब मम्मी ने, जैसे माँ का एक शब्द होता है उल्टा सीधा बोलना, सब मैंने सुना वो। फिर मैंने अपनी मम्मी को सब, तो मेरी बहन थी, उसने बोला कोई बात नहीं, उसका दिल है, करने देना, काम करना है उसको तो करने दो, उसको जो अच्छा लगता है। तो फिर वो नाटक फिर मेरे से छूट गया, क्योंकि मम्मी ने मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल कर दी कि हम लोग बाहर रहते हैं, देख गाँव में भी इतनी बदनामी हो गई है, मतलब जैसे एक बच्चे को ट्रीट करते हैं। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा जी मैं नहीं करूँगी, मेरी मम्मी रो रही थी, मुझे नहीं करना, मैं नौकरी वोकरी कर, मैं कोर्स करी। मेरी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से मेरी फीस भरी, चलो। तो जिनकी यहाँ मैं जॉब करती थी वो रावत अंकल जी थे। सुन रहे होंगे अंकल जी तो थैंक यू। अंकल जी ने मुझे कहा कि तू इतना रो क्यों रही है, क्या हो क्या था उनका? उनका रविंदर रावत जी था वो, उनका अपना नेहरू प्लेस में शॉप थी उसकी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरे को उस टाइम मेरे अंडर, मतलब मेरे को जॉब पे नहीं रख सकते थे। ओके, अंडर 18। हाँ 18 भी नहीं थी मैं 13 कंप्लीट भी नहीं हुआ था मेरा, तब की बात है। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा लेकिन मेरे को जॉब चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी अकेली है कमाने वाली, हम किराए के घर में रहते हैं दिल्ली में, तो कैसे चलेगा, छोटी बहन पढ़ने वाली। तो मम्मी मना करती थी तो कोर्स करने, मैंने कहा नहीं जो भी होगी। तो उन्होंने मेरे को 1500 रुपये में जॉब में अपने, उन्होंने कुछ नहीं करना, दुकान में जो कोई सामान लेने आएगा बस उसको सामान बेचना, ये रेट लिखा है और ये पर्ची काट के देना। अच्छा जी, जॉब में सब अपने पहाड़ के लोग थे तो मेरे को टेंशन है। तो मुझे फ़ोन भी नहीं उठा पाती थी, मुझे डर लगता था, कोई मुझे नाम पूछता था मैं अपना नाम नहीं बताती थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने सिखाया हुआ था नाम नहीं बताना किसी को, अपना घर का नहीं बताना, कुछ किसी को नहीं बताना। तो वो टाइम ऐसे, तो उन्होंने कहा कि तुम रो क्यों रही हो, आज क्या हो गया? तो मैंने कहा अंकल जी ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा चल आज मैं तुझे घर छोड़ने जाता हूँ। उनके दिमाग में चल रहा था कि मैं मम्मी से बात करूँ, मुझे लगा पता नहीं ऐसे कि चाय पिलाएगी ना मुझे। मैंने कहा हाँ हाँ चलो ना आप चलो। तो उन्होंने मेरी मम्मी को समझाया कि देखो बच्चे जब कुछ करना चाहते हैं तो करने दो। तो मेरी मम्मी ने बोला भाजी ये जैसे होता है एक पहाड़ी अपने लैंग्वेज है कि नहीं हम गाँव से भी ऐसे होके आए हैं यहाँ पे, इसकी वजह से हमें सब। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, करने तो दो, एक आध बार करने तो नहीं होगा तुम्हें। तो मम्मी थोड़ी सी राजी हो गई। तो फिर मैं उनके नाटक में मैंने काम किया, अच्छा मुझे वहाँ पे प्राइज भी मिले, उसके बाद नाम होने लगा धीरे धीरे, वो लड़कियाँ करते। तो उसी टाइम में मुझे भारतीय कला केंद्र में नेगी करते हैं, छोटे से राजेंद्र नेगी करते हैं, उनको जाने भारतीय कला। तो मैंने कहा मैं इतना पेमेंट तो भारतीय कला केंद्र कोर्स तो मैं कर नहीं सकती, कैसे करूँ? तो उन्होंने कहा देखो वहाँ पे ना लड़कियों की बहुत शॉर्टेज हो जाती कभी, तो जब भी हो ना तुम फटक से आ जाना जब मैं बुलाऊं और कर लेना। एक बार मैडम तुमसे खुश हो गई तो तुम्हें काम देते रहे। और इत्तेफाकन मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर ऐसा हो गया कि एक लड़की के अचानक वो शो छोड़ के चली गई। तो उन्होंने कहा मोहिनी, मैंने कहा अब इतना जुनून था कि मैंने कहा हाँ मैम मैं कर लूंगी। कह रहे नहीं ये 7-8 महीने की रिहर्सल है, तुम कर लोगी? मैंने कहा आप यकीन नहीं करोगे मैं 16 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। 16 घंटा किसको बोलते हैं, आज भी करती हूँ, ऐसा नहीं है वो जुनून, आज भी मैं मेरे घर के लोगों को पता है कि मैं 16 से क्या मैं 20-20 घंटे करती हूँ काम जब मैं अपनी पे आ जाती हूँ। पर लेकिन उस टाइम की बात कर रही हूँ कि 16 घंटे मैंने, हाँ 16 घंटे, और मैंने 15 से 20 दिन में वो 8 महीने का पूरा पिकअप कर दिया। तो उसके बाद मेरी ऐसे जर्नी शुरू हुई। फिर फिल्मों का तो मेरा कहीं भी मतलब बोलते ना एक निशान भी नहीं था कि मुझे फिल्मों में कभी काम करना, मतलब ये तो मैं एक करती थी कि हाँ कभी कोई मुझे वही सपने वाली बात कोई देख लेगा तो मैं हीरोइन बन जाऊंगी वो वाला। लेकिन हुआ मेरे साथ ऐसे। फिर क्या हुआ कि मैं जो है मैं एक देवेंद्र रावत जी थे लाइट वाले दिल्ली में, उनकी लाइटें जाती थी हर शूटिंग में। तो उस टाइम पे अशोक चौहान जी फिल्म बना रहे थे औसी की रात। तो उनको एक लड़की चाहिए थी हीरोइन, उसमें ईशा रावत थी, और उनको उनकी सिस्टर के कैरेक्टर के लिए, और वो उनको वही लड़की चाहिए थी जो एक्टर हो, जो डायलॉग बोल सके, एक्टर हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे अभी रावत जी ने, अंकल जी ने बोला कि ऐसा है कि नहीं करके लड़की है तुम्हारे यहीं की है। तो उन्होंने कहा उसको तुम्हें जानता हूँ बुलाओ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा मोहिनी देखो ये कैरेक्टर है और तुम कर लोगी? तो मैंने कहा ये तो मैं सेट पे ही जाके बता सकती हूँ, या आप ऑडिशन लेता, ऐसे कैसे बोल सकती हूँ मैं कर लूँगी? तो फिर कंफ्यूजन था
उन्होंने मुझे उस दिन कुछ नहीं, उन्होंने बोला अच्छा 1-2 दिन में बताते। तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी फिल्म मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम। मैंने कहा शायद नहीं होगा मेरा, कैसे करेंगे। तो लेकिन उन लोगों ने कुछ सोचा या कुछ जो वहाँ पे लोग मिले जिनके साथ में मैं प्ले वगैरह काम करती थी, उन्होंने कहा होगा नहीं अच्छी आर्टिस्ट है, अगर मेहनत करोगे तो कर लेगी। तो मैं स्पेशली अशोक चौहान जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। रावत जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनको तहे दिल से मैं श्रद्धांजलि। और मेरी लाइफ का जो एक सिनेमा का जो कैमरा है उनकी वजह से मैंने देखा, तो उनके पूरे परिवार को आज मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। स्पेशली अशोक चौहान जी को, जिन्होंने मुझे एक स्क्रीन पे भरोसा दिखाया कि नहीं मोहिनी कर सकती, और मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। तो मैंने उनकी जब औंसी की रात की, तो मुझे भी पता नहीं था कि वाकई में मैं इतनी अच्छी एक्टिंग, मतलब मैं हूँ कलाकार हूँ, मुझे नहीं अपने भी भरोसा नहीं था। आज भी नहीं होता जब मैं काम करती हूँ, लोग बोलते हैं कि तुम अच्छी हो, काम अच्छा करती हो। तो मैंने डरते डरते मैंने कहा आशु भाई पता नहीं आपने मेरे को ले तो लिया, फिल्म में कर पाऊंगी नहीं, करा नहीं। शॉर्ट था मेरा, दिया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा। सारे जितने भी यहाँ से टीम, उनकी मुंबई से गई थी पूरी टीम, उन्होंने कहा वाह मोहिनी तुमने तो बहुत अच्छा, रही तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, इसको क्यों नहीं हीरोइन लिया। तो उन्होंने कहा नहीं हीरोइन का इसमें काम नहीं है, तो ना इसमें है ही इस कैरेक्टर का काम ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसी को दिया है। तो वहाँ से मेरी जो सिनेमा का जो एक होता है ना जर्नी, वहाँ से शुरुआत हुई। बचपन में बहुत लोगों ने मतलब जाती थी मैं चाइल्ड के लिए काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पे बात नहीं बन पाती थी, या शायद उस टाइम पे इतना ज़्यादा फिल्में नहीं बनती थी। भाई 15 साल में 10 साल 12 साल में एक फिल्म आ रही है, तो उसमें आप किसी को मिलते हो, किसी को नहीं मिलते हो, आप कहाँ चले जाते हो, शिफ्ट हो जाते हो। फिर मैं शिफ्ट भी हो गई मुंबई, तो सारा कुछ। लेकिन मेरी शुरुआत जो है वहाँ से हुई। फिर जब मैं सिनेमा में कदम रखा, जब मुझे लगा कि मैं काम कर सकती हूँ, फिर मैंने अपने सिनेमा वाली दौड़ लगाई और लगाई उतर। फिर मैंने हिंदी भी काफ़ी की, मैंने दूरदर्शन की टेलीफिल्म में की, ऐड किए, मतलब काफ़ी कुछ किया मैंने उस बीच में। लेकिन इतना नॉन फेस इसलिए नहीं शायद हो पाई क्योंकि मुझे उत्तराखंड से बहुत प्यार था। मुझे लगा था कि मैं उत्तराखंड की सुपरस्टार बन जाऊंगी, जो नहीं हो पाया, आज तक भी नहीं हो पाया, मैं ये नहीं कहती हूँ। और आगे हो जाए तो और भाग्य हमारे, अब कह नहीं सकते, क्या पता हो जाए। वो इतने दिए जल गए तो वो स्टार वाला दिया भी जल जाएगा। लोग बोलते हैं तो लेकिन हमें तो नहीं लगता जब हम कहीं पे जाते हैं अभी वो वाले अपना परिचय देना पड़ता है, हम वो है, कल ये है, हमने ये किया बताना पड़ता है। और इंटरेस्ट भी नहीं लेते शायद लोग हमें। तो अब मैंने इसलिए थोड़ा सा उत्तराखंड, लेकिन हाँ फिर भी काम करती रहूँगी, हमेशा करती रहूँगी। और हम लोग कोशिश पूरा यही करेंगे जब तक हम लोग हैं कि आने वाली जनरेशन उनको ये वाला स्ट्रगल न करना पड़े। उनको अगर वो काम करे तो उनका काम का उनको, भाई उन्होंने एक पेड़ लगाया तो उनको पानी सींच रहे तो फल मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि उस पेड़ में कुछ ना लगे। वो निराशा नहीं होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आगे बहुत कुछ होगा। तो मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई जैसे एक हर लड़की की होती है उत्तराखंड, वैसे ही मेरी शुरू हुई। क्योंकि परिवार थोड़ा सा बोलते हैं कि भाई इतना ज़्यादा वो नहीं था, एक पूजा पाठ वाला परिवार, पंडित वाला परिवार, 5-7 घंटे 8 घंटे जहाँ सिर्फ जन्म पत्री बनती हो, पूजा होती हो, भगवान की बातें होती, वहाँ की लड़की एकदम से मंच पे आ जाए, मार्केट में आ जाए, तो उनको ये लगता था अरे ये क्या हो गया, ये तो हमारे घर में बड़ी बदनाम। बता रही हूँ ना कि मतलब इतना दोषी हो गई थी मैं कि बदनामी, मैंने बहुत मतलब गंदा काम कर दिया, खुद महसूस होता था कभी कभी। लेकिन ये था कि हाँ मेरी मम्मी का बाद में बहुत सपोर्ट था मेरे साथ में, और फिर फैमिली का भी। फिर बाद में जब जनरेशन आ जाती है, अब जो लोग मुझे बोलते थे देखो तुम्हारी लड़की नाचने वाली बन गई, उसके बाद 2 साल बाद पता लगा उन्हीं की लड़की किसी फिल्म में नाच रही थी। तो और मेरी दादी ने भी कीर्तन में बोल दिया कि देखो तुम मेरी नातनी को बोलते थे तुम्हारी लड़की भी तो नाच रही है। वो तो बहुत बड़ी कॉमेडी में लड़ा, वो कीर्तन नहीं हो रहा था, वहाँ देवता आए तो आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। तो ये ऐसे वाले एक्सीडेंट बहुत हुए मेरे साथ में लाइफ में। तो लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस होना भी अच्छी बात है, और मुझे खुशी होती है कि मुझे उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। आज मैं हिंदी फील्ड में भी काम करती हूँ, तो लोग ये बोलते हैं अगर कहीं पे शूटिंग करिएगा, वो बोलते हैं उत्तराखंड की हीरोइन, तो मुझे बहुत प्राउड होता है। भले हमारे लोग हमें नहीं मानते हो, अपने यहाँ नहीं हूँ मैं, अपने यहाँ तो कौन, अच्छा हूँ कहा कि हम सुपरस्टार है, मुझे नहीं कहा कि सुपरस्टार हो गए, ये बलदेव राणा कहाँ का सुपरस्टार है, हम स्टार है, वो कौन होते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। लेकिन जब हाँ बाहर कोई बोलता है और जो और लोग होते हैं जो काम देते हैं तो बोलते हैं कि यस, और तब हमें भी प्राउड होता है कि हम कुछ करके निकले हैं या हम कुछ कर रहे हैं। तब हमें नाज होता है कि हमारा नाम जो है उत्तराखंड से जोड़ा जाता है, हमें बहुत खुशी होती है।
मोहिनी जी, वुमेंस डे का खास मौका है और मेरे ख्याल से हमने ये पहली कोशिश की है कि सिर्फ वुमेन सीरीज आए उत्तराखंड की, और हम अपने उत्तराखंड के अचीवर्स, उत्तराखंड की जिन्हें हम कोहिनूर मानते हैं, उनसे बात करें। अगर हम औरतों की बात करें आज की स्थिति में या पहले की, तो कितना एम्पावरमेंट उत्तराखंड में दिखता है? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, इसलिए क्योंकि कोई तो है कि जिसने हमें कोहिनूर बोला नहीं तो आज तक पहचान अपनी देनी, शायद हमारी पहचान बननी है मुमकिन, हमें थोड़ी सी उम्मीद जगती है और जगनी भी चाहिए। रही हमारे यहाँ पे जितनी वुमेन्स का जो भी लेडीज है हमारे यहाँ की, तो मैं आपको आज एक बात बहुत इस शो में कहना चाहूँगी। उत्तराखंड, पूरा वर्ल्ड तो मुझे नहीं पता क्योंकि वर्ल्ड के बारे में मैं इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, जितनी क्षेत्रों के बारे में मैं जानती हूँ, राज्य के बारे में जानती हूँ, तो एक उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ लड़कियां नहीं मारी जाती। आप कोई केस ऐसा नहीं देखेंगे उधर, चाहे किसी की 9 लड़कियां हो जाएं, 10 लड़कियां हो जाएं, 5 लड़कियां हो जाएं। एक ऐसा राज्य है जो अपने आप में वुमेन्स के लिए अवार्ड वाला है, लेकिन कभी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये जरूर होगा कि हाँ भी लड़का होने की खुशी, लड़की होने की इतनी, लेकिन हमारे यहाँ पे तिरस्कार भी नहीं करते। हम जिस परिवार से, मेरे परिवार में सबसे ज्यादा लड़कियां, लेकिन हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि हमारी दादी, चाचा, ताऊ, पिताजी किसी ने मुंह मोड़ा हो कि लड़की है, नहीं, उतना ही प्यार दिया जैसे एक लड़के को देते। कोई भेदभाव, हाँ, भेदभाव नहीं किया। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है हमारी उत्तराखंड में। दूसरी बात, सबसे बोलते हैं ना कि पावर, जो बोलते हैं कि वुमन पावर कहाँ देखी जाती है, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ उत्तराखंड। उसका रीजन ये है कि हमारे लोग, मैं पंडित परिवार से हूँ, हमारा पूरा गांव पंडित का है, तो हमारे जितने परिवार वाले लोग हैं 6 महीने बद्रीनाथ चले जाते हैं। तो हमारी लेडीज सब अकेली गांव में रहती हैं, पूरा काम करती हैं, सब कुछ संभालती हैं। उसके बाद जब बद्रीनाथ से आते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं, कोई MP UP निकल जाते हैं पंडित लोग, तब संभालते हैं। जो अदर लोग हैं वो फौज में हैं। जो मतलब एक आप हमारे यहाँ की वुमेन, हमारे यहाँ से टिलू रहते, वो तो नाम परिचय, एक रानी थी जिन्होंने नाक कान काट दिए थे जब जंग चली। तो अपने आप में उत्तराखंड एक वुमन पावर का इतना बड़ा राज्य है, लेकिन शायद है उस पर ध्यान नहीं दिया, और आप इस पे काम कर रहे हैं। तो हम गर्व कहना तो एक बहुत छोटी सी बात है, हम प्राउड भी नहीं, हम इसको तो सरकार को आगे लेके चलना चाहिए कि जो प्रदेश इतना वुमन देखो बनाया भी है, आप ही बना रहे हो प्रोग्राम भी नहीं, आज तक किसी के दिमाग में नहीं आया कि भाई ऐसे भी करना है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इतना अच्छा राज्य है हमारे यहाँ का कि जहाँ लड़कियों को न मारा जाता है, लड़कियों पे कोई हमारे यहाँ पे दहेज प्रथा नहीं है, ये शायद आपको भी पता हो। आज भी नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं। शायद इनफैक्ट दहेज लड़की वालों को दिया जाता था। ये बोला जाता था अगर गरीब घर की लड़की है कि चलो ठीक है, शादी वादी में खर्चा पर्चा हम बरातियों का तुम अच्छे से स्वागत करना। कभी किसी ससुराल वाले ने किसी लड़की को नहीं जलाया, मारा नहीं, भाई तुम दहेज नहीं लाए। हमारे यहाँ कभी ये केस नहीं हुए। शायद आज शहरों में होते होंगे, मुझे नहीं पता अब क्या होता है नहीं, लेकिन हमारे टाइम तक, अब तक हम गाँव में भी जाते हैं, आज भी शादी वही सिंपल होती है, वही जो आपके जो भी होती है, एक सुपारी में भी शादी हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि आपने दहेज देना, लड़की पैदा हुई है तो टेंशन हो गई है। हमारे यहाँ बोलते हैं लक्ष्मी है, अपनी किस्मत का खा लेगी, अपनी किस्मत से घर मिलेगा, अपनी किस्मत से खा लेगी। तो हम लोग अपने आप में जो हमारा प्रदेश है ना, उसको तो इस चीज में सच्ची में बोल रही हूँ मैं, उसको तो ग्लोबल मतलब अवार्ड मिलना चाहिए हमारे प्रदेश को, उत्तराखंड को, कि हमारे यहाँ वुमन पर मतलब आप देखा जाए तो पावरफुल भी हमारे यहाँ सारी औरतें हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए हैं। देखिए पुरुष का होना हर क्षेत्र में और हर जगह पे महत्व है, उनके बिना हम भी नहीं है। लेकिन एक पावर की जब बात आती है तो मैं एक राज्य की बात कर रही हूँ। पुरुष का होना लाइफ में एक अपने आप में अचीवमेंट हम लोगों के, दोनों एक दूसरे के लिए पूरा क्या, नहीं तो पूरा कोई नहीं। लेकिन मतलब बोलते हैं ना कि देवभूमि, तो वाकई में हमारी देवभूमि है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अन्याय नहीं होता किसी भी चीज को लेकर। तो हमारे यहाँ के ये सोच लो कि पुरुष बहुत अच्छे, इसलिए हमें भी पावर है, उनको सबसे ज्यादा इसीलिए क्रेडिट जाता है क्योंकि वो हमको सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी
आदमी मतलब अपनी बीवी को नहीं निकालेगा दहेज के लिए, या कोई भी दहेज नहीं मांगता लड़का, या कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे लड़की वालों पे प्रेशर या उनको दबाव पड़े, या मेरे घर में इतनी लड़कियां क्यों हो गई, या बेटे को कम करे बेटी, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमारे यहाँ तो बल्कि ये बोलते हैं कि लड़की हुई है, अच्छा है, मायका भी तो देख लेगी बेचारी। तो हम लोग अपने आप में कंप्लीट है। वो ध्यान वाला, वो हमेशा वो ध्यान को रिस्पेक्ट दी जाती है। वो तो हमारे देवी देवताओं में भी बोलते हैं ना कि भाई दिशा ध्यान की ज्यादा सुनता है देवता। अगर आप पुकारो तो मैके वाला देवता सबसे पहले आएगा, ससुराल वाला बाद में आएगा। तो ये हमारे राज्य का, और इसके लिए तो मुझे लगता है कि हमारा जो राज्य है सबसे खूबसूरत, और इसीलिए वो खूबसूरत है हमारा उत्तराखंड और वहाँ के लोग, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, अगर पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा कहीं होते तो उत्तराखंड में, एक नारी की उत्तराखंड में होती है। हमारे यहाँ के लोग टोकते नहीं, वो एक अलग मैटर है कि हम लड़कियों को, बहुओं को किस तरीके से उनको संस्कार, वो एक घरेलू मामला मैटर उसको कह सकते हैं। लेकिन एक जब पावर वाली बात आती है, एक सम्मान वाली बात आती है, तो सबसे पहले सम्मान हमारे यहाँ लड़कियों को दिया जाता है। किसी भी आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, ऐसा नहीं है। वो मतभेद वो एक अलग मैटर होता है कि भाई हाँ ठीक है, ये लड़की है, ये लड़का, वो उसका वो कीमत नहीं है। लेकिन एक सम्मान वाली जब बात आती है तो हमारा उत्तराखंड सबसे आगे, वुमेन वाला सम्मान की बात। आपने अपने फिल्मी करियर में खुद काम करने से लेकर या फिल्म बनाने से वुमेन सब्जेक्ट पे काम किया है? हाँ, मेरी अभी आने वाली जो मूवी है वो उसका नाम उर्मिला है, और वो है भी ऐसी, मतलब उस फिल्म में यही चीज है। क्या बात कि मतलब एक लड़की अगर शादी हो जाती है उसके किसी घर में, तो हमारे यहाँ पे देखो एक लड़की पराई होके भी पराई नहीं रहती, वो उसका ससुराल भी उसका मायका हो जाता है। तो कहानी और बहुत खूबसूरत सुशीला रावत जी ने लिखी है, डायरेक्शन भी उन्होंने दिया है, और शंकरा फिल्म्स की तरफ से आ रही है, और रंजीत भारती जी इसके प्रोड्यूसर है। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था इन सब लोगों ने मिलकर, और मैं तहे दिल से उन सब लोगों का शुक्रिया अदा, उन्होंने इतना भरोसा, विश्वास, और इस कैरेक्टर के लिए मुझे चुना, उन सबका मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपका तो मैं कह रही हूँ शब्दों में भी हम नहीं कर सकते कि आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, हमारी बात कम से कम पहुँच तो रही है हमारे एक जरिए। और मैं चाहती हूँ कि आपकी ये जर्नी बहुत लंबी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत बड़ी हो। आने वाले टाइम में हम 10 बार 15 बार बोले, जो अंदर की और बातें हैं उन्हें भी बाहर लेके आए। और जब तक सिनेमा हमारा वर्ल्ड में फेमस नहीं हो जाता तब तक आपका ये प्रोग्राम और मतलब हमारे साथ आपकी जर्नी भी चलती रहे, तो हमें खुशी होगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल हम जल्द मिलेंगे आपसे, बहुत सारी बातें करेंगे हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।